इमरजेंसी लगने के आज 50 साल हो गए हैं। आज ही के दिन 50 साल पहले यानी 25 जून 1975 को इस देश में इंटरनल इमरजेंसी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लगाई थी और उसके साथ ही सिविल लिबर्टीज का गला घोंट दिया गया। इस इमरजेंसी के दौर में हजारों लोगों को बिना कोई कारण बताए जेल के अंदर डाला गया, अलग अलग कानूनों के तहत, चाहे डीआरआई हो चाहे मीसा जैसे कानून। गुजरात एक ऐसा राज्य था जिसने कि इस इमरजेंसी के खिलाफ काफी तगड़ा विरोध अभियान चलाया, संघर्ष किया। गुजरात में एक लोक समिति बनी, उसके बैनर तले इमरजेंसी का पुरजोर विरोध किया गया। जो लोग इस विरोध में शामिल थे उनमें से एक आज देश के प्रधानमंत्री हैं, बात हम नरेंद्र मोदी की कर रहे हैं। जो दूसरे महत्वपूर्ण नाम जिन्होंने कि अपनी कलम के जरिए इमरजेंसी के खिलाफ गुजरात ही नहीं गुजरात के बाहर भी माहौल बनाया, वो हैं विष्णु भाई पंड्या, जो कि फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ। गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार, इतिहासकार, जिनकी रिसर्च में काफी गहरी रुचि है और कल उनकी एक और नई किताब जो कि मीसावासिनी जेल डायरी के तौर पर पब्लिश हुई है, उसका विमोचन होने जा रहा है। विष्णु भाई ने दर्जनों किताबें लिखी है इमरजेंसी पर। उनकी पहले भी कुछ किताबें हैं। मीसावासी की जेल डायरी इसलिए क्योंकि मीसा कानून के तहत विष्णु भाई को भी इमरजेंसी के दौरान जेल में रहना पड़ा था। आखिर वो दौर कैसा था, कितना काला वो दौर था, जिस दौर को आज की तारीख में, यानी हम बात करें पिछले 2-3 वर्षों से, संविधान हत्या दिवस के तौर पे मनाया जाता है आज के दिन को। सवाल ये उठता है कि गुजरात ने कैसे उसका प्रतिरोध किया। जब इमरजेंसी लगी गुजरात में, उस समय नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक थे और विष्णु भाई, जो संघ प्रेरित थी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है साधना, उसके संपादक। विष्णु भाई, मैं आपसे समझना चाहता हूं आज के दिन, चूंकि यह 50 वर्ष आज पूरे हो रहे हैं इमरजेंसी के, क्या आप लोगों को इस बात का एहसास हो गया था कि इमरजेंसी अब लगने की तैयारी है, या फिर 26 की सुबह जब इंदिरा गांधी ने ऐलान किया ऑल इंडिया रेडियो के जरिए, तब जाके आप लोगों को पता चला? नहीं, थोड़ा बहुत तो अंदेशा था। साधना के 25 जून से पहले का, यानी 21 जून का जो अंक था, उसका शीर्षक था इंदिरा जी देश में कुछ नया करेगी। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। लेकिन गुजरात की जो तासीर और तस्वीर थी वो अलग थी। नवनिर्माण आंदोलन चला। नवनिर्माण आंदोलन में कांग्रेस का ही 2 विभाजन हुआ था नेतृत्व के बारे में। एक और चिमन भाई और दूसरी और कांतिलाल घिया, दोनों ने विधायक पद की, नेतृत्व की भी चुनाव में भी शामिल किए। फिर नवनिर्माण हुआ, चिमन भाई पटेल मुख्यमंत्री थे। तब से गुजरात एक असंतोष का प्रदेश बन गया था। 100 से ज्यादा छात्र मरे नवनिर्माण। फिर चुनाव के दिन आए तो चुनाव में उन दिनों में नवनिर्माण के कारण, छात्रों के कारण और प्रजा के कारण विपक्षी दल जो थे उनको लगा कि भाई हमें इकट्ठा होना चाहिए। उसमें संस्था कांग्रेस भी थी जो सिंडिकेट इंदिरा जी कांग्रेस से अलग थी। भारतीय लोकदल था, समाजवादी लोग थे, जनसंघ था। ये सभी ने मिलकर बहुत कोशिश की उसमें। खास तौर पर गुजरात के बौद्धिकों ने, प्रोफेसर कीर्तिदेव देसाई, सीटी दरू, मजमूदार, ये सभी लोगों ने इकट्ठा करने के लिए, उमाशंकर भी शामिल थे, और इसी कारण एक संघर्ष समिति बनी। पहले तो बौद्धिक समिति, इसे ऐसा नाम दिया गया था चुनाव के लिए। चुनाव आया तो तब एक तय हुआ कि भाई जनता मोर्चा होना चाहिए, और जनता मोर्चा बना। श्रीमती गांधी के लिए दिल्ली में ये सबसे बड़ा प्रथम हादसा था। दूसरा हादसा आया उनके इलाहाबाद चुनाव के जो फैसले में। उसी दिन गुजरात में चुनाव हो रहे थे, और चुनाव में हितेंद्र देसाई, तब के वरिष्ठ नेता हमारे संस्था कांग्रेस के, उन्होंने संस्था कांग्रेस छोड़ दी। तो ये 2 घटनाएं हुई। फिर इलाहाबाद न्यायालय के चुकादे के बाद, फैसले के बाद,
सबको लगा कि ये कुछ न कुछ तो होने वाला है, लेकिन क्या होने वाला किसी को पता नहीं। 25 जून को जब रात को राष्ट्रपति जी ने आदेश दिया, अध्यादेश घोषित किया इमरजेंसी का, तब कानून के पंडित इमरजेंसी क्या है, किस प्रकार की है, क्या क्या इसमें हो सकता है, इसका अभ्यास शुरू कर दिया। 26 को 10 बजे विपक्षी दलों की एक मीटिंग हुई। सब किसी को पता नहीं था क्या होना चाहिए, बस ऐसा पता चलता था कि दिल्ली में इतने अखबारों पर ये इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी, मदरलैंड के संपादक मलकानी गिरफ्तार हो गए। तुरंत बाद में पता चला कि बेंगलुरु में अटल बिहारी वाजपेयी, एल के अडवाणी, बाकी सबको भी ले लिया मिसा के अंतर्गत। एक मावलंकर उसमें से बच गए, वो थे, उनके साथी थे प्रतिनिधि दल में। उन्होंने फिर ऐसे मोरारजी भाई का भी एक अटकायती के रूप में उनको भी बंदी बना दिया गया। ये सब हुआ, तब पता चला कि अब क्या करना है। तो तब जनता मोर्चा सरकार थी गुजरात में, जनता मोर्चा सरकार जी, बाबू भाई जसभाई पटेल अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री थे, उनके साथ जनसंघ के कुछ लोग भी थे, केशुभाई पटेल इत्यादि, बाकी दलों के भी थे। तो ये धर्म संकट था, क्या करना, क्योंकि किसी को पता नहीं था क्या कर पाएंगे हम। फिर भी इतना गवर्नमेंट ने, सरकार ने, मंत्री परिषद ने तय किया कि हम जो दिल्ली के द्वारा, केंद्र के द्वारा जितने भी अध्यादेश आएंगे, उनमें से जिस पर प्रजा के विचारों का प्रतिबंध होता है, ऐसी धाराएं हम यहाँ इसका उपयोग नहीं करने देंगे। परिणाम ये हुआ कि यहाँ जुलूस से शुरू हुआ है, बाकी सब हो गया। संविधान की परिषद भी हुई, चागला जी आए थे उन दिनों में, भूगर्भ पत्रिकाएं थी, मुक्त पत्रिकाएं भी काफी, अखबार भी कुछ बार बार लिखा करते थे। सेंसर आप साधना भी तो लंबे समय तक छापते रहे, मुझे लगता है कि जो है इमरजेंसी डिक्लेयर होने के बाद भी लंबे समय तक आप साधना में एक से एक आर्टिकल पब्लिश करते रहे इमरजेंसी के जी, हमने बस 26 जून के ही दिन सोल्जेनित्सिन का एक वाक्य रखा कि भाई सत्य का बोझ अन्य बोझों से ज्यादा होता है, ऐसा एक वाक्य था। उनके साथ साथ बाकी सब भी लिखा, और मुरारजी भाई इत्यादि सबको वहां जेल में डाला गया। ये एक समाचार केवल हमने दिए क्योंकि सेंसर था, सेंसरशिप बहुत वैसी थी कि उनको पता ही नहीं था क्या करना है। वो भी कोई ट्रैफिक इंस्पेक्टर सेंसर बन गया था, कोई बाकी ऐसे पुलिस अफसर थे, और उनको केवल फिर हमने एक रीट दाखिल की। सीटी दरू हमारे न्यायाविद थे, रेडिकल ह्यूमैनिस्ट। उन्होंने कहा कि हमें टेस्ट केस करना चाहिए। तो मैं और उन दिनों में जनसंघ के महामंत्री थे वसंतराव गजेंद्र गढ़कर, दोनों ने मिलकर एक 45 पेज का एक लेख लिखा, आपातकाल पर पुनः विचार करो। इसमें सब कुछ आता था, आलोचना ही थी। गए सेंसर के पास, एक के बाद एक उन्होंने लगा दी। वो एक जगह मैंने गांधी को कोट किया था कि गांधी जी ने कहा था कि निर्भय बनो। तो मैंने कहा उनको कि इतना तो छोड़ दो, इतना हम छापेंगे। तो हमारे लिए एक ही गांधी है। ये पूरा का पूरा माहौल था। तो फिर कोर्ट में गए हम। अदालत ने हमारा फैसला सुनाने से पहले सरकार की जो आदत थी, उनकी मंशा थी, उनको उन्होंने परख ली थी। तो एक के बाद एक मुदत करो और ये इसको स्टेल बना दो। हमारे जर्नलिज्म में, पत्रकारिता में तो स्टेल का बहुत बड़ा होता है, इसलिए ये काम ही न आए ये कह लेख। तो 13 अगस्त 1975 वो लास्ट सुनवाई थी। गवर्नमेंट, अदालत ने कह दिया था गवर्नमेंट के जो धाराशास्त्री थे उनको कि भाई ये अंतिम है, तब बाद में हम फैसला दे देंगे। उसी दिन, अब ये दिल्ली में एक छोटी सी पत्रिका का कैसा डर लगता है। हम कोई बड़े अखबार वाले तो नहीं थे, केवल 60-70 हजार हमारी
बिक्री होती थी। तो वहां से 11 बजे मेरे ऑफिस पर एक सेंसर अफसर आया। उन्होंने एक आदेश दिया कि भाई हम आपके जो आर्टिकल नहीं छाप सकते, ऐसा जो हमने कहा था वो हम वापस अब छाप सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन लगा कि ये कुछ इसमें भी दाल में काला है। तो बाद में दरू साहब को मिले, दरू साहब को भी आश्चर्य लगा, लेकिन कोई हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। दरू साहब ने एक सजेशन किया कि आप ये कह दिया है, अब ये छापना शुरू कर दो आर्टिकल। मैंने कहा हमने कब से छाप कर ही रखा है प्रतियां, हमको पता है, हमें वैसे भी करना था तो इसे ऐसे करेंगे। अब 2 बजे कोर्ट में गए, हमें वापस लेनी पड़ी रीट, और 3 बजे एक दूसरा आदेश आया सेंट्रल डी पेनहाते सेंसर अफसर केंद्र के कि भाई आप ये नहीं छाप सकते, नया हमने एक कानून बना दिया है। तो एक छोटे से अखबार के लिए उन्होंने वहां कानून में सुधार किया, एक ही केवल था तो भी। तो ऐसी भी बहुत सी मुश्किलें आती रहती। हर सप्ताह बुधवार को सीआईडी के लोग, गुप्तचर लोग, बाकी सब आते, देखते। कोशिश तो नहीं कर पाते क्योंकि जनता मोर्चा की सरकार थी, पकड़ने की कोशिश तो नहीं होती थी। तो हमने लोकशाही विशेषांक निकाला, हमने पूरा का पूरा जो चागला साहब का प्रवचन था अहमदाबाद में हुआ, वो हमने प्रकाशित किया। चागला साहब ने तब कहा था, वो पूरी परिषद में दरू साहब उनके साथ थे, क्योंकि ये मैंने किसी ने कहा कि आपने तो बहुत अच्छा बोला, लेकिन छापेगा कौन? इनके आवाज में दर्द था। दरू साहब के पास में खड़ा था, क्योंकि ये छापेगा और मैं कहा हम छापेंगे। तो उनकी आंखों में जरा तेज आती थी कि ये लड़ने वाले भी बैठे हैं कुछ ना कुछ। तो हमने छापा भी, और इसके लिए भी हमारे ऊपर केस हुआ। फिर जब 13 मार्च 1974 राष्ट्रपति शासन हुआ गुजरात में, जनता मोर्चा सरकार रही नहीं। केवल 2 ऐसे एमएलए निकले कि जिन्होंने एक से दूसरी जगह उन्होंने अपना जो अभिप्राय था वो मोर्चा सरकार के खिलाफ किया। इसी कारण बाबू भाई जसभाई पटेल ने इस्तीफा दे दिया, और जैसे ही इस्तीफा दिया उसी दिन सभी जगह पुलिस चारों तरफ सभी के पास पहुंच गई। उसी दिन हम कुछ लोग बैठे थे, नरेंद्र भाई मोदी भी थे, शंकर सिंह वाघेला थे, नाथालाल जगड़ा थे, और मैं था। हमने तय किया कि भाई हमें बाहर रहना है, अंडरग्राउंड रहकर काम करना है, विरोध करना है। ये तो होगा ही, ये अब तो ये इमरजेंसी का जो आघात है पूरे प्रदेश में हो जाएगा, हमें सत्याग्रह करना है, भूगर्भ पत्रिका करना। लेकिन ये 3 तो रह गए, मैं नहीं रह पाया। अपने ऑफिस में ही मैं बैठा था, काम कर रहा था, पुलिस आई और ले गई, और फिर गायकवाड़ हवेली से डायरेक्ट दूसरी रात तक उन्होंने भावनगर जेल में हमें पहुंचा दिया। विष्णु भाई, आपने जिस भावनगर जेल का जिक्र किया है, उसी से संबंधित एक किस्सा इस किताब में जो इमरजेंसी डायरीज के तौर पर पब्लिश हुआ है, उसमें आपका एक संस्मरण अच्छा लिखा गया है कि किस तरीके से जो भावनगर जेल में जब आप थे, और उस समय जो है नरेंद्र मोदी, और मेरे ख्याल से उम्र तो सिर्फ उनकी 26 साल की रही होगी, वो आपसे मिलने के लिए गए थे वेश बदल कर। ये कैसे संभव होता था ये सब? मतलब कि इतना पुलिस का कड़ा पहरा हो और सरकार पीछे पड़ी हो, और तभी भूगर्भ में रहकर आप जो है इस तरीके से संघर्ष कर सकें इमरजेंसी के खिलाफ। कैसे हुआ था ये? उस दिन कैसे पहुंचे थे मोदी जी आपके पास? नहीं, ये बहुत से किताबों के लेखकों ने भी लिखा है कि ये बड़ा रहस्य है कि वो कैसे गए। लेकिन आए, एक वहां के जो कार्यकर्ता थे संघर्ष समिति के, उनका हमारा जरा संपर्क था, संबंध था। मेरी किताबें लाते थे, वो किताबें हम वापस देते थे, दरू साहब का टिफिन आता था, ये सब का हमने उपयोग किया। और बाहर से नरेंद्र भाई ने किया और आ गए, हमें पता नहीं था को आने वाले थे। हमें तो कहा ठीक है। इससे पहले ये उमाशंकर जोशी, यशवंत शुक्ल, ये सब बौद्धिक लोग आए थे, मावलंकर,
ये इसको उन्होंने तो कारण दिया था कि भाई विष्णु पंड्या हमारा पीएचडी का स्टूडेंट है, यशवंत शुक्ल ने, इसलिए मुझे उनसे जरा बातें करनी। तो बेचारा जेल सुप्रिटेंडेंट मान गया और बाकी सब ये लोग आए। लेकिन नरेंद्र मोदी आएंगे वो तो सुप्रिटेंडेंट को भी पता नहीं था कि, और आ गए, अलग नाम से आए। जेल ऑफिस की बारी होती है, वो खिड़की, और उस ऑफिस उसमें एक बड़ा टेबल होता है, उसके सामने अटकायत ये डिटेंशन वाले डिटेन्यू बैठते हैं, ठीक सामने जो मुलाकात करने के लिए आया है वो बैठता है। बस ऐसे ही 1 घंटे तक हमारी बातें चली। अब पुलिस सुप्रिंटेंडेंट वहां बैठा हुआ था कुर्सी पर अपने, उनको पता ही नहीं था कि ये क्या है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो हमारे जो प्रशासन है ना, वो प्रशासन बिल्कुल, या तो उनको कान नहीं होता है या दिमाग नहीं होता है, क्या चेहरा अलग होता है। तो वेश क्या बना के रखा हुआ था मोदी जी ने? उनका उनका वो सरदार वाली, उन दिनों में वो सरदार जी के भेष में थे। ऊपर पगड़ी थी, बाहर वो बंडी, वो कोटी थी, उस पर एक लगा दिया था, पाजामा था, और हिंदी में बोलते थे, पंजाबी बोलते थे थोड़ा बहुत। लेकिन हम गए तो सन्यासी का हमने भी कहा वेश कि धारण अब किया था। जी, सन्यासी का भी वेश धारण करके रहे, क्योंकि कुछ कई सारे पुराने फोटोग्राफ्स में थोड़ा, इस तरह भी दिखाई हाँ, देते हैं। थोड़ा बहुत उन्होंने पंजाबी सीख लिया था, क्योंकि सीखना पड़ा। अलग अलग देश में उन लोगों ने उनको, स्वामी, डॉक्टर स्वामी को, नानाजी देशमुख को, सभी को ये अलग दिखा। हम देखते तो हमें भी पता नहीं चलता कि ये आदमी है, ये नानाजी है, ये नरेंद्र मोदी है। इतना कुशल उनकी वेशभूषा रहती, नहीं तो पकड़े जाते। लेकिन भावनगर जेल का वो बड़ा दुस्साहस था, ये नहीं करना चाहिए था। आज भी हमें ऐसा लगता है। शंकर सिंह वाघेला थे, सूर्यकांत आचार्य थे, सब मिले, हम सभी के साथ मिलना हुआ। मिलना तो ये निमित्त था कि भाई साधना का क्या करना, किस प्रकार करना, यही मुद्दा था। तो इस प्रकार वो आए थे। ऐसे ही सुंदर सिंह भंडारी अटल जी और अडवाणी जी को मिलने के लिए बेंगलोर में गए और मिलकर आए। तो इसका मतलब है कि हमारा प्रशासन जरा या तो उदार था, या उसको पता था, या फिर कुछ पता नहीं था। तीन में से किसी अवस्था उनकी थी, और हमारे लोगों ने उनका काफी उस पर फायदा उठाया। विष्णु भाई, आपकी जो लेटेस्ट बुक जो कल ही जिसका विमोचन होने जा रहा है, उसका नाम है मिसावासिनी जेल डायरी, यानी हिंदी में कहें तो एक मिसावासी की जेल डायरी। ऑब्वियसली आप मीसा के तहत आप जेल गए थे, इमरजेंसी का विरोध करते करते। जेल का जो प्रवास आप लोगों का था, यानी जो पूरा जो टाइम था जब आप लोग जेल में रहे, वह एक राजनीतिक कैदी के तौर पर कैसा था? क्या जेल में परिस्थितियां अनुकूल थी, या फिर जो है इमरजेंसी का दौर था तो प्रशासन की कोशिश थी कि आप लोगों को मानसिक तौर पर भी तोड़ा जाए? नहीं, असुविधा तो थोड़ी बहुत रहती थी, और अकेलापन सबको मार डालता था। मुझे याद है कि मैं और पी चिदम्बरम लोहियावादी पहले 2 वहां के वो डिटेंशन में आ गए, पहुंचे। उसके बाद तीसरे दिन कच्छ के एक राज्यपाल, ऐसा कुछ नाम था, वो आए। व्यापारी था बेचारा, संघ का कार्य करता था। उन्होंने कहा कि साहब, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं रोता हूँ, क्या करूं। फिर हमारे दिमाग में कुछ आया कि भाई तुम्हें जो ज्यादा पसंद हो प्रवृत्ति, वो करो। तो मुझे भक्ति पसंद। तो फिर उन्होंने हनुमान जी का एक चित्र बनाया, लिया। हनुमान भक्ति करते करते वो फिर भूल गया कि मुझे घर के यहाँ से बाहर जाना, और पूरी भक्ति। ऐसे बहुत से लोग थे। बाद में बहुत से लोग आए, करीब 250-300 लोग भावनगर जेल में थे। उसके बाद हमें जाना पड़ा बड़ौदा जेल में। स्थलांतर, जेल से जेल का स्थलांतर होता था। तो कुछ साबरमती गए, कुछ बड़ौदा। बड़ौदा में 2 वार्ड्स थे, 2 बैरक, और 2 वार्ड और उनकी बैरक। तो उनमें तो बहुत से लोग तो पॉलिटिकल, चिमन भाई शुक्ल थे, हमारे जो अभी स्वर्गस्थ हुए विजय रूपाणी, वो भी वहां थे। और आपको ये सुनकर अच्छा लगेगा कि रोज शाम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ के लोग ध्वजवंदन करते थे, प्रार्थना करते थे, नमस्ते सदा जेल के वत्सल, अंदर? जेल के भीतर।
बैरक में तो स्वतंत्रता थी, वहां तो कोई कुछ कह नहीं सकता था। बाहर जाओ तो फिर प्रतिबंध था। तो विजय रूपाणी ये प्रार्थना गाते थे, और फिर वहां हमने तय किया था कि प्रत्येक लोगों को कुछ ये इस संघर्ष के लिए शक्ति मिले, तो चिंतन सत्र होते थे, सभी चिंतन। तो रेडिकल ह्यूमनिस्ट के नव मानववाद एम.एन. रॉय का, और दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद, ये दोनों को लेकर नव मानववाद से एकात्म मानववाद का एक व्याख्यान माला हुई। दरू साहब बोले, बाकी सब बोले, ये तो रोज न किसी न किसी। मेरे लिए वो रूसी जेल का वो आया था, उसके बारे में कहने का। तो गुलागार की पिलेगो, सोल्जेनित्सिन का, पास्तरनाक की, और अंडरग्राउंड वहां की मूवमेंट, इनके बारे में हम कहा था। तो विजय रूपाणी बाद में वो कहा करते थे बाहर, जब मुख्यमंत्री बने तब भी, कि भाई हमने बहुत कुछ सीखा है जेल में। जेल हमारे लिए एक तालीम की शाला बन गई, एक ट्रेनिंग कैंप बन गया था। तो ऐसे ही, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ असुविधाएं तो थी। हमने सुना कि जयप्रकाश नारायण बहुत बीमार थे, जेल टू जेल पत्र भी आते रहते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, बाकी सब पत्र हमको लिखते थे, हम उनको लिखते थे, उनसे पता लगता था। एक यरवड़ा जेल में हंसाबेन राजला करके संस्था कांग्रेस की महिला कार्यकर्त्री थी, उन्होंने तो अंदर से साधना का शुल्क भेज दिया वार्षिक, कि बाप हमें जेल के पते पर भेज दीजिए। जाता था, समूह पठन होता था, बाला साहब देवरस भी वहां थे, तो बहुत से कार्य करते, तो किसी न किसी प्रकार। और वहीं से मांग हुई कि भाई ये तो गुजराती लिपि है, हम कैसे, हम बहुत पढ़ नहीं सकते, तो आप देवनागरी लिपि में शुरू करिए। अब देवनागरी लिपि में भूमिपुत्र होता था पूरा का पूरा, सर्वोदय का साप्ताहिक। हमने भी जो अंतिम पेज था उसको हम देवनागरी लिपि में शुरू कर दिया, उसमें सत्याग्रह का समाचार, ये सब। ऐसे ही एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी जब एम्स में थे दिल्ली में, उनको किसी को मिलने नहीं दिया जाता था, उनका जन्मदिन आया था, तो गुजरात की करीब 10,000 महिलाओं, मैं एकदम विश्वसनीय आंकड़ा देता हूँ, 10,000 महिलाओं ने राखी भेजी उनको, लेकिन राखी उनके पास पहुंचाई नहीं गई। उनके पत्र आते थे लेकिन वो पहुंचाई नहीं। इतना तो वहां था। और इसी कारण पूरे देश में जेल में जो कुछ न कुछ बीमारी तो होती थी, होती ही रहती है, फिर मानसिक बीमारी होती। 103 लोग मर गए जेलों में, आज भी बहुत लोगों को पता नहीं। हमने ये मिसावासी की जेल डायरी में सभी के सभी नाम दिए, कहाँ के थे, कैसे थे, कोई साधु थे, कोई आचार्य थे, कोई संघ प्रचारक थे, कोई युवा छात्र थे, सभी के सभी। तो 103 लोग मर गए। गुजरात के जो डिटेन्यूज थे उनका पता पहली बार इस किताब में है। 523 जो डिटेंशन में गए, सभी के सभी नाम, सभी के सभी पते, कहाँ थे, कौन से, तो पूरे गुजरात के सभी जिलों में से ये आए। तो ये जो कुछ तथ्य हैं वो 50 साल के बाद भी अधूरे रहे। ये अधूरा है, उसको थोड़ा बहुत, सभी तो नहीं हो सकता, लेकिन जितना हुआ उतना हमने इस पुस्तक में पूरा किया है और शायद लोगों तक पहुंचे। विष्णु भाई, 50 साल पूरा होने के मौके पर आपकी एक किताब आ रही है जिसमें कि आपने खुद बताया कि कई सारी चीजें जिसकी जानकारी आम आदमी को नहीं है, वो जानकारी हमने देने की कोशिश की है। जब ये इमरजेंसी चल रही थी उसी वक्त मकरंद देसाई, जो कि गुजरात में जनसंघ के बड़े नेता थे, बड़े ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वह जो सो देश से निकल भागे और फिर उन्होंने ब्रिटेन और फिर उसके बाद अमेरिका में जाकर जो इमरजेंसी की जो ज्यादती थी उसके खिलाफ पूरी दुनिया का ध्यान खींचा और सत्यवाणी पब्लिश की, जिसमें कि तमाम जो सो भारत से संबंधित जो आर्टिकल्स थे वो छपे उस पत्रिका में। और वही बाद में द स्मगलर्स ऑफ ट्रुथ के तौर पर जो इसका एक कंपाइलेशन हुआ। जब आप लोग मिसा के तहत जेल में थे, क्या आप लोग ये सोच पा रहे थे कि क्या भारत में ये जो सब कुछ चल रहा है गुजरात सहित, दुनिया इसकी नोटिस ले पाएगी? क्योंकि जो कंप्लीट इमरजेंसी थी, सेंसर का सिस्टम था,
कोई चीज छप नहीं पाती थी, तो दुनिया कैसे जान पाए इस बारे में कि आखिर भारत में घट क्या रहा है? आप लोगों को लगता था कि इस तरह की कोई कोशिश जो है सो सफल हो पाएगी? और जिसमें कि मैं पुराने कम्युनिकेशन देख रहा था, सफल हो तो उसमें किस पाएगी तरीके या से जो नहीं है। ये तो पता नहीं था, लेकिन इतना तो हमें जरूर जी विष्णु भाई। लगता था कि कुछ हो रहा है। आ, जनता मोर्चा के सरकार का पतन हुआ उसी दिन गांधीनगर से ही मकरंद भाई देसाई मुंबई जाके विदेश चले गए। संघ के अधिकारियों ने कहा था कि आप वहां जाइए, वहां करें। यादवराव जोशी ने खास तौर पर, तो वो गए, वहां पहुंचे। उनके साथ और 4 लोग रहे, बड़े महत्वपूर्ण। एक हमारी गुजरात की विश्व हिंदू परिषद की महिला कार्यकर्त्री अंजलि बेन पंड्या, राम जेठमलानी थे, डॉक्टर स्वामी थे, और वहां के कार्यकर्ता थे। तो सभी इकट्ठा हुए ब्रिटेन में। तो यहाँ से भारत से जाने वाले जितेंद्र देसाई से लेकर बहुत से लोग जो आपातकाल की तरफदारी करने के लिए गए थे, बहुत उनको तकलीफ हुई, नहीं कर पाए। फिर नोबेल प्राइज विनर्स जो वहां के थे, यूएसए और इंग्लैंड के, उनको ये लोग मिले और एक बड़ी अपील न्यूयॉर्क टाइम्स में पूरे पेज की फर्स्ट फ्रंट पेज पर कि भाई इंदिरा जी को ये आपातकाल हटाना चाहिए। ये सब हुआ। जॉर्ज फर्नांडिस के जो समाजवादी संगठन थी सब, उसके लिए लैला कबीर उनकी पत्नी, वो गई थी विदेशों में, और उन्होंने भी काफी काम किया। तो एक प्रकार का दबाव शुरू होता था। यहाँ एक कोई उद्योगपति, ब्रिटिश उद्योगपति, वो आया था इन देश में, क्योंकि संवाददाताओं को तो निकाल दिया गया था, या तो फिर सूचना दी थी कि आपको कुछ नहीं लिखना है। जॉर्ज लिप्सुल्स नाम का गार्डियन का जो अखबार नवेश था, वो गुजरात में आया था। तो हमारे साथ वो ये रिक्शा में चारों तरफ देखा उन्होंने, अरे वाह, ये तो यूनिक प्रदेश है, यहाँ तो सब कुछ चलता है, मैं तो यहीं चलता है, आप दिल्ली में नहीं चलेगा। फिर उनका फोन आया कि अब मुझे फोन मत करना, क्योंकि हमारे फोन टेप हो रहे हैं और आप बेकार की मुश्किल में हो जाएंगे। इसलिए तब उन्होंने कहा था कि ये स्वतंत्रता का द्वीप है। ये मतलब कि दुनिया में बीबीसी में बहुत कुछ आता था, रत्नाकर भारती कुछ न कुछ किया करते थे, और बहुत से बाकी, यानी संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष को किस प्रकार आगे बढ़ाना, ये भी बहुत मुश्किल था। तो गुजरात सरकार ने उन दिनों गुजरात की श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों को एक पारितोषिक देते थे। अब जेल में मैंने पढ़ा कि मेरी जो किताब थी हथेली नुआ का निबंध संग्रह था, उसको भी प्रथम इनाम मिला है सरकार की ओर से। एक क्षण के लिए तो हमें खुशी हुई, लेकिन बाद में क्या, ये क्या मतलब है इसका, हम जेल में और इनाम बाहर। तो फिर हमने इसका उपयोग करने के लिए सोचा कि बाहर के जो अंडरग्राउंड कार्यकर्ता थे उनको थोड़ा मोरल ताकत मिले थोड़ी, इसलिए हमने एक पत्र लिखा 4 पेज का गवर्नर को। पत्र तो निमित्त था, लेकिन उसमें हमने कहा कि पूरी दुनिया में कैसे लोकतंत्र जी रहा है, कैसा कैसा हो रहा है, हमारे यहाँ ऐसा है। और बाद में मैंने लिखा कि ये किस प्रकार का आपका इनाम है कि जो एक बार लेखक को अंदर भेजते हैं और बाहर आप इनाम देते हैं। जवाब तो नहीं मिला उसका, लेकिन ये पत्र चंद्रकांत दरू ने अपने जो सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी का जो सामयिक था उसमें छापा। किसी न किसी प्रकार से हमने बाहर भी दिया, तो भूगर्भ पत्रिकाओं में पूरे देश में वो छाप। कुछ कार्यकर्ताओं को इसका काफी असर हुआ, ऐसा लगता है। तो ऐसे अलग अलग कोशिशें। जयप्रकाश नारायण का बात उस अधूरी रह गई थी। जेपी बीमार थे, तब भावनगर जेल में उनके लिए महामृत्युंजय यज्ञ हुआ, सभी लोग इकट्ठा हुए। दरू साहब तो नास्तिक थे, वो तो ईश्वर में मानते नहीं थे, लेकिन हमने उनको बात की कि इस प्रकार का है। दरू साहब स्वयं यज्ञ में बैठे, प्रसादी ली, यज्ञ किया और कहा कि भाई इस बड़ी लड़ाई के पास ईश्वर की बात बाद में हम करेंगे। तो ऐसी घटनाएं भी बहुत सी होती थी। तो ये जो तमाम संघर्ष जो चल रहा था, चाहे जेल के अंदर हो चाहे जेल के बाहर हो, जिसको कि प्रदेश में हो यानी गुजरात में हो, देश के दूसरे हिस्सों में, या फिर विदेश से चलकर जो संघर्ष हो रहा था विदेश की भूमि से, उसको जो है मुझे लगता है कि इमरजेंसी के तुरंत बाद
नरेंद्र मोदी ने अपनी पुस्तक संघर्ष मां गुजरात नाम से उसको पब्लिश किया, और मुझे याद है कि उस जो विमोचन का जो कार्यक्रम था उसमें आप भी बैठे हुए थे। गुजरात के हाँ, तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे बाबूभाई। उन्होंने उसका विमोचन किया था, बाबूभाई जसभाई पटेल ने। उस समय जो है, चूँकि उसका ये कवर पेज है जो मैं देख पा रहा हूँ, उस समय आपको विष्णु भाई क्या अंदाजा था कि यह जो युवा लेखक है जिसने कि इमरजेंसी के दिनों में भी काफ़ी भूमिका निभाई है, बड़ी भूमिका निभाई है, वह सियासत में या समाज जीवन में इतना आगे निकल जाएगा कि उसके रिकॉर्ड को मैच करना मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए? नहीं, हम तो मानते थे कि एक प्रचारक थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के डॉक्टर हेडगेवार भवन उनका निवास था, अंडरग्राउंड थे तो अलग अलग जगहों पर था। हमने किसी ने शक्ति उनकी परखी नहीं थी। मैं बड़ी प्रामाणिकता के साथ कहता हूं कि वो स्कूटर पर आते साधना कार्यालय में, हम चर्चा करते, नीचे के उमोर की आइसक्रीम की दुकान थी, उसमें पाइनएप्पल पंच नाम का 5 रुपए का आइसक्रीम मिलता था, हम साथ में मिलकर खाते और राष्ट्र की चर्चा करते। तो पता नहीं था, लेकिन बाद में मुझे अब लग रहा कि उनके जीवन में 3 या 4 जो ट्रेनिंग्स की पाठशालाएं हुई, इसमें सबसे पहली आपातकाल की थी। इससे पहले थोड़ा बहुत नवनिर्माण का था, लेकिन आपातकाल ने उनको सिखाया कि किस प्रकार इस देश में सत्ता तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मुझे ऐसा लग रहा है, और इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसी सत्ता होनी चाहिए, सत्ता का कोई गुणात्मक क्वालिटेटिव चेंजेस कैसे हो सकता है, ये सब उन्होंने जयप्रकाश नारायण से लेकर संघ के नेता बाकी सभी से, दत्तोपंत ठेंगड़ी थे, मोरोपंत पिंगले थे, बाला साहेब देवरस जी थे, सभी के साथ उनका विमर्श होता रहता था। नानाजी के साथ होता रहता था, फर्नांडिस के साथ होता रहता था। तो ये उनकी एक पाठशाला में मानता हूं। सबसे पहली बार वो हुआ। दूसरी पाठशाला हुई उसकी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब, और तीसरी पाठशाला हुई जब वो केंद्र में आए। तो एक के बाद एक पड़ाव लेकर उनकी जो ताकत थी, अंदरूनी ताकत, इसकी समझदारी सामान्य तया हमको नहीं। बहुत ताकतवर है आदमी, 24 घंटे सोचता है और एक ही लक्ष्य रखता है अर्जुन की तरह। तो ये इसके लिए उनको मिलता भी है, ऊर्जा भी मिलती है, भक्ति उनका एक आदर्श रास्ता भी है, वो भक्ति भी करते हैं और आसपास का अध्ययन करते हैं। अध्ययन के साथ राजनीति के सभी पाठ उन्होंने माहिर हो गए। गुजरात में थे तब से हो गया है उनका। तो केंद्र में अपने आप को ताकतवर बनाना, ये उन्होंने इमरजेंसी और गुजरात के मुख्यमंत्री पद, ये दोनों में से सीखा है। आने वाले दिनों में और भी सीखेंगे। विष्णु भाई, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि जो ये लोक संघर्ष समिति के बैनर तले जो गुजरात में इमरजेंसी के खिलाफ जो एक बड़ा प्रखर आंदोलन चला, जिस तरह का आंदोलन देश के दूसरे हिस्सों में उतना प्रखर नहीं था, उसका मुझे लगता है एक कारण तो आपने ये बताया कि इमरजेंसी जब लगी तो शुरू के दिनों में बाबूभाई जसभाई पटेल की सरकार थी और उसमें आप लोगों को काफी हद तक आजादी थी इमरजेंसी के खिलाफ आवाज बुलंद करने की, चाहे मैगजीन्स के जरिए हो या फिर सड़क पर प्रदर्शन के जरिए हो। हालांकि उसके बाद से बाबूभाई जसभाई पटेल की सरकार चली गई और उसके बाद से गुजरात में भी हालात प्रतिकूल हो गए। लेकिन क्या उस समय जो एक रेसिस्टेंस की आदत पड़ी, एक आंदोलन की जो आदत पड़ी और जो आंदोलन सफलता तक जाए, उससे क्या गुजरात में आने वाले समय में इमरजेंसी के बाद जो जनसंघ को मजबूती मिली और यही मजबूती जो है फिर बीजेपी की स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हुई और इस संगठन शास्त्र को जो है एक तरह से नरेंद्र मोदी ने, जब वो संघ के प्रचारक थे और जब इमरजेंसी के खिलाफ लोगों को मोबिलाइज करने में लगे हुए थे, या आप जैसे तमाम लोग जब उसमें महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे, वहीं से कहीं न कहीं एक बेटर जो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, इसको भी सीखने का काम उन्होंने किया। हाँ, ये बात सही है कि एक बात तो ये अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि गुजरात संघर्ष का प्रदेश है। सबसे बड़े आंदोलन यहीं पर हुए, गांधी की दांडी कूच से लेकर सरदार के बारडोली सत्याग्रह और स्वतंत्रता के बाद महागुजरात आंदोलन। कैसा आंदोलन था वो! नेहरू जी को पूरी दुनिया नेहरू चाचा कहते थे, तो गुजरात ने अपना चाचा खड़ा कर दिया, हिंदू चाचा इंदुलाल याग्निक, और बड़ी
बहादुरी से लड़ाई की। उसके बाद नवनिर्माण छात्र आंदोलन हुआ, उसके पहले कच्छ सत्याग्रह हुआ। ये सब एक के बाद एक यहाँ जो आंदोलन चले, उसने प्रजा को एक विरोध की आवाज में बदल दिया। एक बात ये हुई, जनसंघ की बात जहां तक ताल्लुक है, गुजरात में 1950 से 1967 तक, 67 या 68 तक कोई इसका प्रभाव नहीं था। फिर भी लड़ते रहे, संघ के लोग थे, जनसंघ के लोग थे। ऐसा कहा जाता था कि जब चुनाव आता तो चुनाव में लड़ते और डिपॉजिट नहीं रहती, तो कार्यक्रम होता कितने लोगों की डिपॉजिट बच निकली है, उनका स्वागत करो। ये कल्पना भी नहीं हो सकती कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन होता था। तो एक कर्मठ, समर्पित, देश के साथ जुड़ी हुई समस्याओं के साथ, तो इसीलिए अटल जी भी बहुत उन्होंने गुजरात में यात्राएं की, बाकी सब लोगों ने भी की, और इसके कारण यहाँ जड़ मजबूत हुई। कर्मठ और समर्पित लोगों की इसमें कमी नहीं रही। सबसे पहले जो अध्यक्ष थे मोहननाथ केदारनाथ दीक्षित, वो सूरत कांग्रेस में जब अरविंद घोष और लोकमान्य तिलक दोनों का विभाजन, उनमें शामिल थे। सरदार पटेल के बारडोली सत्याग्रह में शामिल थे। बाद में 1952 से वो जनसंघ के अध्यक्ष रहे और अंतिम दिनों तक रहे। तब वो कहा जाता था कि हम अध्यक्ष पसंद करते हैं, तो वो जब सांस उनकी खत्म हो जाए, अंतिम विदाई ले, तब तक वो अध्यक्ष रहता है, और मिलता नहीं, ऐसी भी हालत थी। तो ऐसे दिनों से निकलकर पहली विधानसभा में केवल 2 एमएलए थे जनसंघ के, फिर इसमें आगे बढ़ती गई संख्या। और दूसरी बात है कि यहाँ ठीक पूरे देश की तरह कांग्रेस अपनी नैतिक ताकत गंवा चुकी। बड़े नेता थे उनके पास, कोई कम नहीं था, लेकिन उनकी प्रथम सरकार बनी डॉक्टर जीवराज मेहता की, तो जीवराज मेहता के खिलाफ कांग्रेस के ही लोगों ने अविश्वास के दरखास्त, अविश्वास प्रस्ताव लाने का सोचा था। गए बेचारे, उनको ऐसे मुख्यमंत्री नहीं रहे बहुमत होने के बावजूद। माधव सिंह सोलंकी को इस्तीफा देना पड़ा आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान, चीमन भाई पटेल को नवनिर्माण आंदोलन के बाद। यानी कांग्रेस धीरे धीरे आंतरिक कलह और सही नेतृत्व के अभाव, ये दोनों के कारण गई। तो उसका विकल्प कौन था? समाजवादी लोग तो हमारे था नहीं, 1 या 2 ही उनके पास थे, जसवंत मेहता और इत्यादि, बाकी तो थे नहीं। तो क्या किया जाए? कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन करती थी सौराष्ट्र में, लेकिन उससे ज्यादा वो आगे नहीं बढ़ पाई। तो ये इसी कारण धीरे धीरे संगठनात्मक अपनी ताकत को जनसंघ ने बढ़ाई, और फिर नवनिर्माण का फायदा मिला, इमरजेंसी का फायदा मिला, फिर जनता मोर्चा में रहे तो बाकी सब दलों के साथ उनका जुड़ाव रहा। फिर जनता दल हुआ, उसमें भी वो रहे, दिल्ली और गुजरात में भी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी, तो भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ लोगों के बीच काम करने का बड़ा मौका मिला, और इसी कारण ये अब स्थापित बन गई है सत्ता के लिए और काम के लिए। काम भी अच्छा किया, वाइब्रेंट गुजरात से लेकर बाकी सब। नरेंद्र मोदी ने गुजरात को जिस प्रकार गुजरात की अस्मिता का परिचय करवाया, यह ऐतिहासिक, कभी नहीं हुआ था ऐसा। पूरी दुनिया में गुजराती अब जाता है तो वो गर्व से कहता है कि यहाँ हम गुजराती हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। गुजराती बेचारा गरीब, बेचारा पापड़ा व्यापारी, ये क्या कर सकता है? ये जो परिवर्तन आया, ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा है। संगठन, राजनीति और प्रशासन, इन तीनों मामलों में नरेंद्र मोदी ने अपनी अमिट छाप छोड़ी हुई है, हर जगह अपने को प्रूव किया हुआ है। लेकिन एक लेखक के तौर पर, चूंकि आप उनके संपादक भी रहे, आपने उनके लेख शुरुआती दिनों में छापे। इनफैक्ट उनकी जो पहली ये किताब आई, जो कि ये तो हिंदी में ट्रांसलेशन है, लेकिन जो संघर्ष मां गुजरात आई, जो कि 1978 में आई, बिल्कुल उसके शुरुआत में ही, जो कि गुजरात में इमरजेंसी को लेकर जो पूरा आंदोलन चला था, उसका एक तरह से क्रॉनिकल था।
तो उस समय आपको ये दिख रहा था कि इतने अच्छे ओरेटर के तौर पर ये उभर कर आएँगे, जिनकी लेखनी भी अपना विशिष्ट प्रभाव छोड़ेगी, चाहे कविताएँ हों शक्ति की आराधना में, या फिर जो सो उनके लेख हों, या फिर इस तरह की किताबें हो, चूँकि आगे चलकर आपने तो ख़ैर बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन उनकी भी किताबें दर्जनों में हैं। उस वक़्त ये अंदाज़ा था, या 28 साल की उम्र में कोई युवक जो है इमरजेंसी को लेकर इतना गहन अध्ययन वाला पुस्तक लिख पाए, एक मजबूत क्रॉनिकल लिख सके, इस तरह का अंदाज़ा आपको लगता था उसमें? ये बात आपको कह दूं कि जब संघर्ष में गुजरात लिखने की बात उन्होंने सोची, तो मेरा संपर्क किया। मैं साधना का संपादक था, उनको पूरा आदर था कि ये बहुत अच्छा लिखते। साधना में हम उनके लेख इत्यादि छापते थे, कॉलम्स भी आता था। तो कैसा, मैंने कहा बहुत अच्छा, आप करिए, क्योंकि आपको अनुभव है इसका। तो फिर सभी सामग्री लेकर हम मिलते बैठते थे। शायद आज याद नहीं है, लेकिन संघर्ष महा गुजरात ये शीर्षक मेरा दिया हुआ है, और पॉपुलर बना पूरा। बाबू भाई बाकी सब ने उनका विमोचन किया। उन दिनों में वो कहानियां कम लिखते थे, लेकिन बौद्धिक ज्यादा देते थे। संघ में उनके बौद्धिक बड़े रसपूर्ण रसप्रद होते थे। बाद में उनको लगा कि मुझे कुछ और लिखना चाहिए, थोड़ा बहुत साधना में लिखा। फिर चांदनी का मैं संपादक बना था, ये न बात किसी को मालूम नहीं है। वो घोषित करते, कभी कभी ओपनली कह देते थे। चांदनी वार्ता सामयिक था कहानी का। तो मुझे कहा कि मुझे एक छोटा सा उपन्यास, मैंने लघु उपन्यास लिखा है, क्या हम छाप पाएंगे? आइए, मोस्ट वेलकम। और उनका ये सबसे पहला लघु उपन्यास चांदनी में प्रकाशित हुआ। फिर उनकी टाइटल क्या था विष्णु कहानियां और भाई? बाकी सब। हाँ जी। टाइटल क्या था उस लघु उपन्यास का? ये तो अभी नहीं रहा है, लेकिन उन सभी का उनका संग्रह हुआ है। प्रवीण प्रकाशन ने उनकी कहानियों का संपादन भी किया है। तो कहानियां लिखने लगे। कविता उनकी सबसे पहली, उनकी कविताओं का जो रास्ता था वो भक्ति का था, मातृ भक्ति का। वो वैसे भी शक्ति के पुजारी थे, उपवास भी करते हैं चैत्री सप्ताह में, नवरात्रि में। तो उनके दिमाग में ये आज भी है। तो शुरुआत उन्होंने माँ से की। फिर नई नई कविताएं आती। एक बार कविता कवि लिखता है तो फिर उनको हमें संभालना पड़ता है, बस अब बात तो बहुत हो गया, मत लिखो। लेकिन ये तो लिखे, और सुरेश दलाल ने उनको काफी समर्थन किया। कवि जो थे, उनकी काव्य संग्रह का भी हुआ। और फिर जब प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री का साहित्य, ये तो सबकी उत्सुकता का मुद्दा होता है। तो अन्य भाषाओं में भी, विविध भाषाओं में, मेरे ख्याल से 200 से 300 किताबें हुई है, इसी का अनुवाद और बाकी सब। अब उनको अपना आत्मकथ्य लिखना चाहिए, लेकिन अभी नहीं, थोड़े दिन जाने दीजिए। वैसे भाई एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर, जिसको कि ऑब्वियसली देश बुरे कारणों से याद करता है, इमरजेंसी जो कि सबसे बड़ा ब्लैक स्पॉट हम लोग कह सकते हैं स्वतंत्र भारत के इतिहास में। उसके 50 साल आज हो गए हैं। कई सारी किताबें इस पर आई हैं। इनफैक्ट ढेर सारे सरकारी आयोजन भी हैं, जो कि ये सरकार संविधान हत्या दिवस के तौर पर भी मनाती है। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि इमरजेंसी फाइनली जो तमाम आंदोलन हुए उसके बाद से खत्म हुई, चुनाव हुए, जनता पार्टी मोर्चे की सरकार आई, फिर उसके बाद से इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हुई, उसके बाद से ढेर सारी सरकारें आई गईं, और 2014 से फिलहाल केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार चल रही है, मजबूत सरकार चल रही है। उस समय जब इमरजेंसी थी, तो आप लोगों को क्या ये लगता था कि ये कभी खत्म होगी, या फिर आप लोगों को ये लगता था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अब इस देश में डेमोक्रेसी नहीं बचेगी, जिस तरह के हालात थे? दो प्रकार के मंतव्य थे, अभिप्राय थे। आपने कहा इस प्रकार बहुत से लोग सोचते थे कि अब हमें जेल में ही मरना पड़ेगा, कुछ इसका रास्ता ही नहीं कुछ। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि नहीं नहीं, हम लड़ते रहे, हो सकता है कि कुछ हो। और ये दो प्रकार के अंतर्द्वंद्व चलता रहा। लेकिन जब चुनाव घोषित हुए, तब लगा कि ये
श्रीमती गांधी की मानसिक पराजय है कि उन्होंने चुनाव घोषित करके 1 साल उन्होंने बढ़ा दिया था संसद को भी, और 40वां संशोधन आने वाला था। यदि 40वां संशोधन आ जाता तो इस देश का ये संविधान बिल्कुल अलग स्वरूप का होता, लेकिन ईश्वर कृपा से और लोगों की पीड़ा और महत्वाकांक्षा के कारण ये नहीं हुआ, और फिर आगे कदम अलग अलग। लेकिन एक बात अवश्य है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था जो है, राजनीतिक पूरा माहौल है, उसमें अंदरूनी खिंचातानी और अहंकार, ये 2 है, वो बहुत नुकसान हुआ कर रही। इतनी सरकारें आई साहब, कितने लोग आए, जनता दल की सरकार के बाद वो चंद्रशेखर आए, गुजराल आए, देवगौड़ा आए, लेकिन टिक नहीं पाए। क्यों नहीं टिक पाए? वैसे तो वो भी बड़े नेता थे, उनके पास भी अपनी एक कुछ न कुछ गुणवत्ता थी, लेकिन अंदरूनी जो खिंचातानी है इस केंद्र में, इंदिरा जी को भी आपातकाल लगाने का मुख्य कारण ये वही था कि वो कुछ लोग उनके आसपास थे, वो चाहते थे कि अब ये जाए और हम आ जाए। ये जो बड़ा प्रदूषण है ना, राजनीतिक प्रदूषण कहता हूं, ये जनसंघ और भाजपा में बहुत कम, मैं पूरा का पूरा नहीं है ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत कम है, और इसी कारण उनका नेतृत्व आदर्श रहा है। नेता को कार्यकर्ता समझता है, कार्यकर्ता को नेता समझता है। दीनदयाल उपाध्याय कहा करते थे कि हमारे यहाँ कर्तृत्व और नेतृत्व तो अलग नहीं है, दोनों साथ में। तो ये हमारा आदर्श है। अब धीरे धीरे ये भी होता रहा है, लेकिन परिस्थिति के कारण कुछ न कुछ और भी होता रहता होगा। इसी कारण ये विकल्प कांग्रेस का बन पाया भारतीय जनता पार्टी, और अब तो कांग्रेस का भविष्य दिखाई दे नहीं रहा है। इसका कारण भी यही है। विष्णु भाई, इमरजेंसी के पूरे 50 साल हो गए, हम लोग इसी मौके पर ये बात भी कर रहे हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि 5 जनरेशन जो है नई आ गई इमरजेंसी के बाद। वो पीढ़ी जिसने कि इमरजेंसी की पीड़ा को झेला, आप जैसे लोग जो कि जेल गए, मिसावासी रहे, वो पीढ़ी धीरे-धीरे अब खत्म हो रही है। नई पीढ़ी जो है, जिसने कि इमरजेंसी खुद देखी नहीं थी, लेकिन इमरजेंसी के बारे में उसको वो पढ़ सकती है, वह किन बातों का ध्यान रखे ताकि इस देश में डेमोक्रेसी सुरक्षित रहे, फिर कोई इमरजेंसी का सामना इस देश को न करना पड़े, और इमरजेंसी को याद रखें इस नाते कि अगर आपने जो है सो सावधानी नहीं बरती तो अ, उस तरह का काला दौर भविष्य में भी देखना पड़ सकता है। तो किस तरह की सजगता लोगों में होनी चाहिए, खासतौर पर यंग जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और जिसके बारे में खुद प्रधानमंत्री मोदी का भी ये कहना है कि हम इमरजेंसी की याद बार-बार इसलिए दिलाते हैं उसको संविधान हत्या दिवस के तौर पर, ताकि जो है लोग भूले नहीं कि इमरजेंसी जो है कितनी भयावह चीज़ थी। उसने किस तरीके से सिविल लिबर्टीज़ का गला घोंट दिया, किस तरीके से एक के बाद एक जो संविधान संशोधन हुए, उसके बाद से लगा कि कुछ बच नहीं पाएगा। तो आप यंग जनरेशन को, जो कि आपकी पुस्तक भी विमोचित होने जा रही है, आपने खुद इमरजेंसी की पीड़ा को झेला है, इमरजेंसी के सामने बड़ा ही जबरदस्त संघर्ष किया है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैसेज तो मेरी दृष्टि से किसी को कोई भी दे नहीं सकता। नई पीढ़ी जो है अपने आप में अपने ढंग से जी रही, आधुनिक विज्ञान टेक्नोलॉजी बाकी सब हो रहा है, और बाजारवाद कंज्यूमरिज्म भी हुआ है। मेरा क्या और मुझे क्यों, ये तो सवाल होता रहता है। माँ बाप भी अब यही सोचते रहते हैं कि बेटे को अच्छी से अच्छी नौकरी मिल जाए, वो करे, और उसमें भ्रष्टाचार करना है तो करने दो, लेकिन अच्छे ढंग से रहे। 2 हो तो 3 गाड़ियां मोटर कार रखें। ये एक जो मानसिकता है, इस मानसिकता को संस्कार के द्वारा निकालना चाहिए। और मेरी आशा की नजर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर है। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन संघ में, शाखा में प्रतिदिन 1 घंटे जो संस्कार मिलते हैं ना, वो संस्कार उनको सिखाते हैं कि भाई हम हमारे लिए नहीं जी रहे हैं, दूसरों के लिए जी रहे हैं। उनका एक आदर्श दे दिया कि भाई हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। इसके साथ
एक बड़ी दूसरी बात, मैं मेरे छात्रों को मैं थोड़ा बहुत पढ़ाता लेता हूँ। अभी 2 दिन पहले कच्छ में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, सब यंग जनरेशन भी थी उसमें। तो मैंने एक उदाहरण दिया और क्या हम इतना ही कहा कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने आचार्य चाणक्य का एक उदाहरण दिया, घटना सुनाई कि भाई आचार्य चाणक्य थे, उनको बदलाव चाहिए था, गुणात्मक बदलाव चाहिए था, सामान्य बदलाव नहीं। तो वो बार बार घुमा करते थे। तो एक जगह एक बार आए किसी झोंपड़ी के पास, झोंपड़ी में एक वृद्ध महिला रहती थी। कहा उनको को माँ जी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओ। माता ने किया वो अच्छा सा तैयार, और भोजन पर वो बैठे। भोजन तो निमित्त था, लेकिन चाणक्य ने उनको पूछा कि कैसा हाल है इस देश का। उन्होंने कहा बहुत खराब, ऐसी ऐसी सत्ता, ऐसा जुनून, ऐसा जुल्म कभी भी नहीं देखा हमने, और ऐसा चुस्त है, आयाशी है, ये है वो है। चाणक्य ने दूसरा सवाल पूछा, तो ये तो ठीक है, आप 80 उम्र की है, 80-90 जो भी हुए होंगे, आपको क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए इसको, इसके बदलाव के लिए। वो बेचारी हंस पड़ी कि मैं तो अज्ञानी हूं, मैंने कुछ सीखा भी नहीं है, शिक्षा भी नहीं पाई, तुम बड़े पंडित हो, तुम कहो। तो मैं कह नहीं नहीं माता जी आप कहो। तो माता जी ने बड़े सोच कर कहा कि मैं अब तो जिंदगी पूरी हो गई, अब तो मैं ऊपर जाने वाली हूँ, लेकिन जितने पड़ाव देखे, लोग देखे, उस पर से मुझे इतना ही लगा कि लोगों को जागरूक रहना चाहिए। बड़ा सूत्र था। चाणक्य ने फिर घर जाकर निकाला वेद उपनिषद, राष्ट्रे जागरयाम वयम पुरोहिता, वो निकाला। और इसी अनुसार के प्रत्येक व्यक्ति अपने ढंग से जहां जहां भी हो, जो भी कारकिर्दी हो, वो शिक्षक हो, टीचर हो, अध्यापक हो, विधायक हो, युद्ध के मैदान में सैनिक हो, न्यायमूर्ति, सभी अपने अपने जगह जागरूक रहे। सब ये कितना बड़ा मंत्र है। मेरे ख्याल से इस देश का उपाय ये एकमात्र है, और जो किस प्रकार लाना हो तो सब समाज के हाथों पर है, लेकिन जागना, राष्ट्रीय जागरण, ये एकमात्र उपाय है, बाकी कोई नहीं है। पार्टियां नहीं है, क्रांति भी नहीं है, तथाकथित क्रांतियां रूस और बाकी सब जगह हुई, हमें देखा कि क्या हुआ। सैनिक शासन भी नहीं है, देखिए बर्मा में क्या होता है, हो रहा है। जुनून भी नहीं है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इसीलिए भारत अपनी 5000 साल पुरानी सभ्यता से कुछ अंश लेकर सांस्कृतिक गरिमा को संजोने के लिए ये राष्ट्र की चिंता कर। विष्णु भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने के मौके पर जिस तरीके से इमरजेंसी के उस पूरे दौर को याद किया, क्या थी इमरजेंसी, क्या क्या हुआ था, कैसे उसके खिलाफ प्रतिरोध हुआ, ये सारी बातें साझा की। नरेंद्र मोदी जो उसमें संघ के युवा प्रचारक थे, उन्होंने किस तरीके से इमरजेंसी के खिलाफ स्ट्रगल किया, कैसे उसको उन्होंने लिपिबद्ध किया है किताब के तौर पर। आपने जो है इस पर दर्जनों किताबें लिखी हैं, ऐसे आपकी सैकड़ों किताबें हैं। एक और पुस्तक जो मिसावासी की जेल डायरी, जो कि विमोचित होने जा रही है, उसको लेकर भी हमारी तरफ से आप शुभकामनाएँ स्वीकार करें, और आप एक स्वस्थ जीवन जीते रहें, और इसी तरीके से भावी पीढ़ी को इस तरह के जो तमाम ऐतिहासिक महत्वपूर्ण माइलस्टोन हैं, उसके बारे में समय-समय पर बताते रहें, जागरूक करते रहें, और इसी तरीके से हमसे बात करते रहें। यही जो है सो उम्मीद आपसे, और एक बार फिर से धन्यवाद ये सारी चीज़ें साझा करने के लिए। आपका धन्यवाद कि इतना मुझे मौका दिया आपने।